आज का प्रोग्राम बहुत ही विशेष है और अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो कि आज का समय है कोविड-19। तो कोविड-19 के समय हम सबको पता है कि यह एक वैश्विक आपदा है, जिसमें सारे लोग सफर कर रहे हैं और हमारा जो आम दिन का जीवन है वो पहले की अपेक्षा बहुत ही चेंज हो चुके हैं। और हम लोग इस समय इस डिसेबिलिटी के कारण बहुत सारे मोर्टेलिटी हो रही है, जिसके कारण से हम सभी परेशान और उससे आहत हैं। लेकिन इसके बीच हमें अपने आशा और विश्वास को बनाए रखना होगा। और क्या सावधानियां और कैसे बचाव है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी जानकारियां लेके इसमें हम बचाव, उसका इलाज एवं निदान कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम को हम शुरू करने से पहले आज के प्रोग्राम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर, जो डायरेक्टर हैं ENIEPVD देहरादून, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ में हमारे साथ की नोट स्पीकर के रूप में डॉक्टर रमेश कुमार पांडे, जो वर्तमान में डायरेक्टर CRC लखनऊ हैं, वो भी जुड़ेंगे। मे बी वो थोड़े से लेट जुड़े हमसे, क्योंकि इस समय जो आपदा है वो हर किसी के साथ कुछ न कुछ कैजुअलिटी है, तो हमसे थोड़ा सा लेट जुड़ेंगे। बट हम उनके जुड़ते ही उनका आशीर्वाद वचन लेंगे। साथ में आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे CRC के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार जी, और साथ में आज के जो हमारे आज के चीफ स्पीकर हैं डॉक्टर अजहर अली खान सर, वो हमसे जुड़ चुके हैं। और सर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। सर BID मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, और सर एज ए नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट है कोविड हॉस्पिटल BID मेडिकल कॉलेज में, जो संचालित हो रहा है। तो एक तरह से पूरे पूर्वांचल की कोविड का मैनेजमेंट सर की देखरेख में चल रहा है। सर ने आज बहुत ही व्यस्तम समय में अपना समय हम लोगों को दे रहे हैं, तो उनके इसका ध्यान रखते हुए हमें उनकी बातों को सुनना है। और सर साथ में नेशनल हेल्थ मिशन के भी नोडल ऑफिसर हैं यूपी के, तो सर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और सर उसके बावजूद हमारे साथ जुड़े हैं और हम लोगों के लाभ के लिए बहुत सारी चीजें बताएंगे कि हम कैसे कोविड का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सर का फोकस बेसिकली रहेगा कि क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर साजिया मैडम है। डॉक्टर साजिया मैडम ENT सर्जन है एडवांस मेडिकल सेंटर गोरखपुर में, साथ में कंसल्टेंट है डिफरेंट हॉस्पिटल गोरखपुर में जो है, उसमें एज ए कंसल्टेंट सर्जन भी है। मैम हमारे साथ जुड़ेंगे। मैम का ENT में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो मैम चर्चा करेंगे कि कोविड-19 के प्रिवेंशन को कैसे किया जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट द कोविड-19, और इसका इफेक्शन थ्रोट में, लंग्स में, या जो पासेज ऑफ द फ्रॉम नेजल कैविटी टू द लंग्स है, उसमें कहाँ कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है और किस स्तर पे हम कितना बचाव कर सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन होता है तो क्या हम उसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अपने समय से मैम भी लेंगी लेक्चर। साथ में हमारे साथ आज जुड़े हैं CRC गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राजेश कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि साइकोसोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है पेशेंट पे, उनके घर वालों पे, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में मैं खुद आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, कौन सी प्रोनिंग पोजीशन के बारे में बताऊंगा, हाँ कि कैसे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं माइल्ड एंड मॉडरेट केसेज में, और उसके क्या फायदे हैं। प्री एंड पोस्ट कोविड में आप क्या थेरेपेटिक, क्या एक्सरसाइज मैनेजमेंट ले सकते हैं जिससे आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रहे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बनी रहे, इसके बारे में मैं खुद चर्चा करूंगा। तो सेशन का ये आज का जो शेड्यूल है, ये प्रोग्राम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लगभग बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा अपने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर CRC गोरखपुर के श्री रवि कुमार जी का, कि जो कार्यक्रम का ऑफिशियल शुरुआत करें। और हमारे जो चीफ स्पीकर्स हैं, कीनोट स्पीकर्स हैं, हमारे निदेशक महोदय
NIPVD देहरादून जुड़े हुए हैं, उनसे उनका और हमारे पार्टिसिपेंट एवं हमारे स्पीकर्स एवं सभी स्टेक होल्डर्स, एनजीओ के जो लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स, सबका सादर अभिनंदन एवं वंदन करें। श्री रवि कुमार जी, रीजनल कोऑर्डिनेटर CRC गोरखपुर, सर प्लीज। Thank you, Jaji, and good morning to you all. Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disability, CRC गोरखपुर, आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के इस वेबिनार सीरीज 81 में आज का नॉन सिवियर केसेस में कोविड-19 के बचाव और प्रबंधन के विषय पर आयोजित है, जो कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें हमारे बीच बहुत अच्छे स्पीकर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी और नॉन मेडिकल फ्रेटर्निटी के भी स्पीकर्स हमारे साथ हैं। और हम आशा करते हैं कि आज हमारे बीच कीनोट स्पीकर्स हमारे श्री रमेश कुमार पांडे सर भी कीनोट स्पीकर के रूप में जुड़े हुए हैं। और हम आज इस स्पीकर्स कोविड-19 के विषय पर आज संबोधन करेंगे। और हम आशा करते हैं आज के इस पार्ट पर जुड़े हुए हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, parents, other stakeholders will take all those tips during the COVID-19 situation. जैसा कि हम जानते हैं कि COVID-19 के सेकेंड फेज से हम लोग गुजर रहे हैं, and what few tips. Ansu Das sir, who is the Institute of Empowerment of Persons with Disability. I would also warm welcome to our keynote speaker, Sri Ramesh Pandey sir, who is currently Director of Composite Regional Center, Lucknow. My heartiest welcome, sir. I would also welcome our keynote speaker as well as resource person, Dr. Azhar Ali Khan sir, who is currently a professor of medicine, BRD Medical College, Gorakhpur. And also, as I know, he's a medical nodal officer of the COVID-19 pandemic of the Eastern Zone. I would also welcome to our Dr. Sadia Khan, ma'am, who is a ENT specialist, and I warm welcome to you, ma'am, and all CRC team members, all other faculty of the CRC members and program coordinators. I am very much thankful to you. If I think Vijay our Ramesh Pandey sir had joined, sir. सर अभी नहीं ज्वाइन किया है, वो थोड़ा लेट से सर ज्वाइन करेंगे, फिर जैसे ज्वाइन करते हैं हम सर को फिर लेंगे। Okay, so I would like to welcome our chief resource person who has joined Dr. Azhar Ali Khan sir. So warm welcome, sir, please. Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. You can. Yes, sir. Good morning, everyone. It's really a matter of great honor for me to speak in front of you. मुझे जो आज टॉपिक दिया गया था, प्रिवेंशन एंड माइल्ड टू मैनेजमेंट सिम्टम्स एंड माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड। आज के दौर में हम सभी को कोविड की महामारी के बारे में तो पता ही होगा, और am I audible? Yes, sir. You are audible. Please continue, sir. Okay. कोविड के इस महामारी के दौर में एक भयावह स्थिति बनी हुई है, जो हर तरफ है। हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, पेशेंट्स की बहुत ज्यादती है। हमें इससे एक अजीब सा माहौल पूरे समाज में हम लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे पहले ये भी मिलता है कि जो पेशेंट्स हैं वो डरे बहुत हुए हैं। इसमें साइको सोशल मैनेजमेंट की एक जरूरत तो है ही। एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस किसी को भी कोविड हो गया, उसका ये मतलब नहीं है कि कोविड हो गया तो अब खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। 97% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं अपने आप। 3% पेशेंट्स को ही एडमिशन की जरूरत होती है, उसमें से भी 97% राउंड अबाउट ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 3% की मॉर्टेलिटी आज के दौर में पाई जा रही है। तो
इससे बिल्कुल बहुत डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हमें जो एक वाक्य कहा जाता है, इस बीमारी से लड़ना है, डरना बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम इससे अपने आप को बचाव करें और माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स की पहचान रखें, जिसके के साथ हम आसानी से ठीक हो सकते हैं, और शुरुआत से ही अगर इलाज लें तो हमें बहुत फायदा होगा। वन थिंग इज देयर कि इस बीमारी के जो माइल्ड सिम्टम्स हैं या मॉडरेट सिम्टम, या इस बीमारी को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें से एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल केसेस। तो एसिम्प्टोमेटिक, जैसे कि आप जान रहे हैं, समझ में सिर्फ शब्द से ही आ सकता है, इन पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस यही लोग बनाते हैं एसिम्प्टोमेटिक केसेस। उन्हें खुद नहीं पता कि वो बीमार हैं, वो समाज में कोविड को फैलाते रहेंगे और उनको कोई सिम्टम नहीं आएगा, अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। ये बल्क ऑफ द पेशेंट्स यही होते हैं एसिम्प्टोमेटिक। माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कोई भी केस हो, उसमें 3 चीजें तो हल्की सिम्टम्स आने ही हैं, जिसमें फीवर, सूखी खांसी और थकावट। थकावट अगर आपको आ रही है, सूखी खांसी आ रही है या बुखार किसी भी तरह का आज के दौर में, तो इसको कोविड ही माना जाएगा, कुछ और मानने की जरूरत नहीं है, या अपने आप को किसी बुलावे में नहीं रखना कि मुझे कोविड नहीं हो सकता। कोविड किसी को भी हो सकता है, और इस वक्त जब ये पैंडेमिक चल रही है, एट द सेकेंड पीक ऑफ दिस पैंडेमिक, तो कोविड राउंड अबाउट मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर कोविड। इसका मेन प्रेजेंटेशन थकावट है, हल्का बुखार है, सूखी खांसी, ये सबको होना है तकरीबन जो भी माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर केसेस होंगे। एसिम्प्टोमेटिक में कोई सिम्टम नहीं आता। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स में आ सकते हैं, जैसे कि पूरे बदन में दर्द होना, डायरिया की तरह भी ये प्रेजेंट कर सकता है, सर दर्द की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, आंख में लालीपन भी आ सकती है, टेस्ट और स्मेल सेंसेशन जा सकते हैं, बदन में खुजली या दाने ये भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना वेग इसका प्रेजेंटेशन है, इतने सारे सिम्टम्स है, इतनी सारे चीजें बॉडी के ये इन्वॉल्व करता है कि कोई भी डिजीज की तरह ये प्रेजेंट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बुखार आएगा, खांसी ही आएगी तभी कोविड होगा। कुछ लोग डायरिया की तरह भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोगों के गले में भारीपन सिर्फ होता है, कुछ का सरदर्द भी होता है, या बदन में दाने आ सकते हैं। तो एक जो पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं आजकल, ज्यादातर वो ये समझ के आते हैं या ये मानना नहीं चाहते हैं कि हमें कोविड हो रखा है। मानिए कि कोविड है और उससे आसानी से दवाएं लेके आप ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोविड सीधे जानलेवा होने वाला है। अब माइल्ड, मॉडरेट का पहचान कैसे करते? अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है तो SpO2 फौरन आप अपना देखना शुरू कर दें। अगर SpO2 94 या उससे ऊपर, SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, एक प्रोब आता है जो उंगली पे लगा के ऑक्सीजन को मात्रा को बताता है बदन में। अगर वो 94% के ऊपर है, ये केसेस माइल्ड कहलाते हैं। अब मॉडरेट 90 to 94% है तो दैट इज मॉडरेट। सीवियर केसेस में आपको एडमिट होना ही होना है, वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं चल सकता, बिलो 90% है। कई क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस की डिफिनीशन की गई है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप घर पे ही नाप सकते हैं। दैट इज बाय फिंगर प्रोब, SpO2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में देखना, वो 94 के ऊपर है या 94 to 90 है। आपका 94 के ऊपर अगर सैचुरेशन 97 से नीचे आना शुरू हो रहा है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से जाके मिलें। सबसे बड़ी मुश्किल कोविड के साथ ये है कि जो कुछ भी किया जा सकता है वो पहले हफ्ते में। कोविड की टोटल लाइफ साइकिल आपकी बॉडी में डिवीजन 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। 14 डेज के अंदर राउंड अबाउट ये डिजीज खत्म हो जाती है, और 12 to 14 डेज। और उसके बाद जो भी बीमारी लिंगर करती है वो उसके जरिए की गई लंग्स को डैमेज है और उसके फाइब्रोसिस है। डिजीज प्रोसेस कुल 10 दिन का है।
हमें ट्रीटमेंट 10 दिन के अंदर ही लेना है। तो इमीडिएटली सिम्टम आते ही आप अपने डॉक्टर से जाके मिले, कोई कोताही ना करें, ये बिल्कुल कहने की कोशिश ना करें कि हमें कोविड नहीं है। कोविड आज जब ये पेंडेमिक चल रही है तो किसी को भी कभी भी हो सकती है। और दूसरे जो मैं बात कर रहा था माइल्ड टू मॉडरेट के लिए, दूसरे जो क्राइटेरियाज है उनके हिसाब से अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट मतलब 1 मिनट के अंदर आप 24 बार से कम सांस लेते हैं, नॉर्मल है। 24 से 30 ये 18 से 18 से कम लेते हैं तो नॉर्मल है। 18 से 24 अगर आप सांस लेते हैं 24 बार 1 मिनट में तो वो मॉडरेट केस है। और 24 टू 30 मॉडरेट और 30 से ज्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहलाता है। तो आपके लिए अगर 2 क्राइटेरिया जो कि घर पे मॉनिटर किया जा सकता है, जिसको कि आसानी से जाना जा सकता है कि हमारा केस माइल्ड है या मॉडरेट, तो उसके लिए एक तो सैचुरेशन 94 से ऊपर हो, रेस्पिरेटरी रेट 24 के नीचे हो, तो ये माइल्ड केसेस होते हैं। और मॉडरेट केसेस के लिए सैचुरेशन आपका 94 टू 90 और रेस्पिरेटरी रेट 24 टू 30 पर मिनट के बीच हो तो आपका केस ये मॉडरेट कोविड कहलाता है। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 हो जाए तो दैट इज सीवियर या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहलाता है, सीवियर निमोनिया, कोविड निमोनिया होता है वो, या सैचुरेशन 90 के नीचे हो। सैचुरेशन 90 के नीचे आपको इमीडिएटली ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यूजुअली हम लोग तो बोलते हैं कि 92 के नीचे आप ऑक्सीजन लेना शुरू कर दें, दैट विल बी सेफर। और वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि डिजीज कोर्स सिर्फ 10 दिन का है, इसलिए इसमें देरी करना हमारे लिए बहुत घातक होता है। अगर आप ज्यादा देर में आए और दवाएं नहीं स्टार्ट हो पाई प्रॉपरली या आपका डिजीज कोर्स आगे बढ़ गया तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो लेट ऑनसेट या लेट ट्रीटमेंट जो लोग स्टार्ट करते हैं उनमें ज्यादातर आती है। और अगर इसके हम लोग ट्रीटमेंट पॉइंट की बात करें तो माइल्ड केसेस के लिए तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम 3 डेज, जिंक, विटामिन सी, यही मेन स्टेट ट्रीटमेंट है। पैरासीटामॉल आप ले सकते हैं, फीवर नहीं उतर रहा है तो कोई एनसेड मतलब कि निमोस्लाइड वगैरह साथ में ऐड कर लें तो फीवर उतर जाएगा। फीवर आपका जो रहना है वो 5 से 7 दिन तक रहना है, उसके बाद फीवर उतर जाएगा, लेकिन लंग डैमेज 10 डेज तक होता रहता है। तो 2 गलतियां हम लोग यूजुअली पेशेंट्स में देखते हैं जो कि वो करते हैं। एक तो ये कि फीवर उतर गया तो समझ लिया कि मैं ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं, डिजीज प्रोसेस 10 दिन तक चलना है। दूसरा जो होता है कि ये मानना कि नहीं मुझे कोविड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी कोविड हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बच्चों को थोड़ा कम हो रहा है, स्पेयर कर रहा है बच्चों को 18 ईयर्स के नीचे, लेकिन अब सेकंड जो पेंडेमिक आई है सेकंड वेव, इसमें तो 18 ईयर्स के ऊपर के सारे लोगों को ये इन्वॉल्व कर रहा है। कुछ लोग जो कि डायबिटिक है, कार्डियक डिजीजेस हैं, या जिनको पहले से सीओपीडी या एज्मा है, इस तरह की कोई भी बीमारी है, उनमें ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा घातक रूप उन लोगों में ले सकती है। ट्रीटमेंट के अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं माइल्ड केसेस की बात कर रहा था ट्रीटमेंट की, तो उसमें आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, लिम्सी के नाम से आती है, जिंक 50 mg/d, ये 2-3 दवाएं लेके पैरासीटामॉल और निमोस्लाइड पेशेंट ठीक हो जाता है। सैचुरेशन रेगुलरली देखते रहना चाहिए, कोई भी केस हो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कोई भी हो। सैचुरेशन अगर 90 के नीचे जा रहा है, 94 के नीचे जा रहा है, तो आपका केस मॉडरेट हो रहा है, मॉडरेट कैटेगरी में जाता है। और इसमें 2 बहुत ही बेहतरीन दवाएं, एक्चुअली हम लोग ये जानते हैं कि कोविड डिजीज लंग्स की डिजीज है, ऐसा नहीं है। कोविड लंग्स की है, लेकिन ये इसके साथ इन्वॉल्व करता है लीवर को भी, पैंक्रियाज को भी, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी, ये बॉडी के किसी भी एपिथेलियल लाइनिंग को इन्वॉल्व कर सकता है। और हर जगह नसों में खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी आगे चलती है। तो अगर हम लोग 5वें दिन से, चौथे या 5वें दिन से पेशेंट को देख के
और हिपेरिन जैसी दवा स्टार्ट कर लेते हैं तो मॉडरेट केस या सीवियर केस में मॉर्टेलिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। बहुत सारे मरीजों को उससे बचाया जा सकता है बशर्ते ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट हुआ हो। इसलिए इनिशियली आपको अपने आप को मॉनिटर करना, 94 के नीचे थोड़ा सा भी आपका SpO2 जा रहा है, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सारे डॉक्टरों को इसके बारे में पता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक तो हिपेरिन आपको लेना है, और दूसरा जब 7th डे ऑनवर्ड हो जाए, 7वां दिन, जबकि वायरल रेप्लिकेशन मतलब वायरस 1 से 2, 2 से 4 जो होता है रेप्लिकेशन कहलाता है, वायरल रेप्लिकेशन हमारा बॉडी में डाउन होना स्टार्ट हो जाए, तब स्टेरॉइड ऐड करते हैं ताकि जो खून के थक्के जमे या जो बॉडी के पार्ट्स डेड हुए हैं उनमें जो सूजन है उसको हम लोग घटा सके या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम कर सके। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इसमें। स्टेरॉइड्स को अर्ली स्टार्ट नहीं करना है। स्टेरॉइड मतलब डेक्सा या प्रेडनिसिलोन या ओमनाकार्टिल, वाइसलोन, इन नामों से जाना जाता है ये, डेकाड्रान या बीटामेथासोन, ऐसी कोई भी दवा 7th डे के पहले ही स्टार्ट ना करें जब तक कि रेप्लिकेशन सबसाइड होना शुरू नहीं हुआ। 10 दिन के अंदर वायरल रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। डिजीज प्रोसेस राउंड अबाउट 14 डेज के अंदर पूरी बॉडी से खत्म हो जाती है। और अगर हम लोग चौथे 5वें दिन से हिपेरिन का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं मॉडरेट केसेस में, तो वो सीवियर में नहीं चेंज हो पाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस इससे बिल्कुल से ठीक हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने पाती। और जो तीसरी बात मैं इसमें करना चाहूंगा, वापस पहली चीज से, कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये मानना कि हमें ये बीमारी नहीं है बहुत गलत चीज है। आपको अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है तो इधर उधर की बीमारियां सोचने के बजाय आज हर तीसरा आदमी, अराउंड अबाउट 30% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी आएगी, जब हम आधे तकरीबन 50% लोगों को ये बीमारी हो चुकेगी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब ये होता है कि समाज में इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएं, इस डिजीज से लड़ चुके हैं, उनके बदन में उससे लड़ने की ताकत आ जाए कि धीरे धीरे इस डिजीज का प्रोपगेशन कम हो जाए। लेकिन ये वेव जब खत्म होगी तब तक हम लोगों में से 25% to 30% लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके होंगे। और 25% का मतलब होता है हर 4 में से 1 या 3 में से 1। ऐसे इतने सारे लोग जब इस बीमारी से इन्वॉल्व होंगे और तब ये वेव थमेगी, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ भी आपको हो, आप ये ना माने कि हमें कोविड नहीं है, आप माने कोविड है और आराम से ठीक हो जाएंगे। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस कराया जाता है वो 5th डे पे हम लोग लीवर के लिए SGPT देख लें, CRP बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ब्लड काउंट्स और CRP ग्रेजुअली राइज करता है। CRP की राइजिंग टाइटर अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिजीज आपकी बॉडी में बढ़ रही है। उसी को मॉनिटर करते हुए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके लिए चुना जाता है। तो इस बीमारी में 2-3 चीजें हमें बहुत ध्यान देने की हैं। पहला, शुरुआत के सिम्टम में ही दवा स्टार्ट कर देना। सिम्टम कुछ भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, बदन दर्द भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ये तीनों रहता है। ये तीनों नहीं है तो सिंपल डायरिया की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, बदन में खुजली की तरह प्रेजेंट कर सकता है, सर दर्द, आंखों का लालीपन, ये बहुत वेग प्रेजेंटेशंस इसके होते हैं। रेयरली आंखों में लालीपन आती है, लेकिन बाकी और किसी भी तरह से ये बीमारी प्रेजेंट कर सकती है। और सही मानों में इसका ट्रीटमेंट बीमारी के पहले वैक्सीनेशन ड्राइव जो गवर्नमेंट चला रही है, वैक्सीनेशन में हम लोग शामिल हों, बहुत जरूरी है। वैक्सीन के बारे में व्हाट्सएप पे मैंने ही कई बार पढ़ा है या इधर उधर मीडिया से कि ये साइड इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट, किसी भी खाने से, किसी आप जैसे सिर्फ चावल खाते हो तो चावल से भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की कोई भी चीज से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ पैरासीटामॉल की टैबलेट आप लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है, उससे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस वैक्सीन से भी जितना पैरासीटामॉल से साइड इफेक्ट है उससे कम अमाउंट में साइड इफेक्ट हो रहे हैं।
लाखों में किसी एक को, और वो भी बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं जिनको कि बचाया जा सकता है। तो इस भुलावे में हम लोग ना रहें कि ये बहुत नुकसान कर रही है या कुछ भी। ये 2 तरह की वैक्सीन आज के दौर में अवेलेबल है इंडिया में। एक तो कोवैक्सीन है, दूसरी कोविशील्ड है। दोनों बहुत बेहतरीन है। जो भी वैक्सीन आपको मिल पाए इमीडिएटली फर्स्ट हैंड आप उसको लगवाएं। वैक्सीन से बिल्कुल ना भागे, ना डरें। इसके तकरीबन कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो है वो बहुत बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है कि ये सबको होने वाला है। कोई भी गोली आप पैरासीटामोल या एसिलॉक जो खाते हैं उससे जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बस उतना ही साइड इफेक्ट आप मान के चलिए कि इससे हो रहा है। दूसरा, वैक्सीन की 2 डोज के 15 दिन के बाद बॉडी में इम्यूनिटी आती है। ये सोच लेना कि हमने 1 डोज लगवा लिया, अब हमें कोई जरूरत नहीं या हमें कोविड नहीं होगा, ये बहुत गलत है। जब दूसरी डोज आपको लग जाएगी उसके 15 डेज के बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आएगी। बचाव उसके बाद भी करना है। और एकमात्र जो प्रॉपर ट्रीटमेंट कहने का ये है कि आपको वैक्सीनेशन के अलावा इस वक्त अभी भी हमारे पास एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका नहीं है। अगर केस सीवियर हो गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। माइल्ड टू मॉडरेट में ट्रीट किया जा सकता है, आसानी से पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो अर्ली स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, these 2 things are very important for the management of COVID। और इनिशियल सिम्टम पे ही आप अपने डॉक्टर को मिलें और दवाएं लेना स्टार्ट कर दें। ये ना वेट करें कि हमें बुखार, पैरासीटामोल ले लिया और बुखार उतर गया। पैरासीटामोल से किसी भी तरह का बुखार होगा वो उतर जाएगा। बुखार उतरने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई। बीमारी जब पूरी तरह से बुखार उतर जाता है 5-6 दिन में, तब भी अगले 5 दिन तक आपकी बॉडी में चलती रहती है। इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड टेक केयर, अपने आप को बचाव करें, अपने परिजनों का बचाव करें। इसमें ये मान के चलिए कि आप अकेले बीमार नहीं होते। आप जब बीमार होते हैं, यंग पर्सन है वो ज्यादा बाहर समाज में निकलते, वो जब बीमार होते हैं तो वो अपने घर पे आते हैं और घर वालों को भी देते हैं। तो इसमें अगर आप बचाव करेंगे तो सिर्फ अपना बचाव नहीं करने वाले, बल्कि अपने फैमिली का भी बचाव करेंगे, अपने दोस्तों का भी बचाव करेंगे और सारे लोगों का बचाव करेंगे। मास्क पहने, बार बार हाथ धुलें, इनिशियल सिम्टम्स आते ही अपने डॉक्टर से मिले, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लाइक सीआरपी, सीबीसी ये करवाते रहे रेगुलर बेसिस पे इसके हिसाब से, और SpO2 की मॉनिटरिंग। रेस्पिरेटरी रेट कभी खुद कैलकुलेट करने की कोशिश ना करें। आप आराम से बैठे सांस ले रहे हो, कोई दूसरा बंदा जब गिनेगा, दूसरा आदमी, तो ही वो 1 मिनट में गिन सकता है। अगर आप खुद से गिनने लगेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी रेट अपने आप बदल जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर रेस्पिरेटरी रेट आपका 18 से ज्यादा जा रहा है, SpO2 97 से कम होके दैट इज माइल्ड डिजीज, 94 to 90 मॉडरेट डिजीज। तो हमें जो टेक होम मैसेज है इसका कि SpO2 मॉनिटरिंग, रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटरिंग, हल्का सा भी फीवर, बॉडी एक, हल्का सा भी बॉडी एक हो रहा है या फीवर, हेडेक, ऐसी कोई भी चीज हो रही है, इमीडिएटली अर्लियर स्टेज पे ट्रीटमेंट, अर्लियर स्टेज पे इंटरवेंशन, इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीमारी की कुल कहानी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 दिन की है। 10 दिन में ही ये बीमारी दिन के अंदर ही ठीक हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखें, इनिशियल सिम्टम्स, वैक्सीनेशंस, प्रिवेंशन आर दी 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिससे कि हम इससे आसानी से लड़ सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बचाव से या इलाज से आप अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के समाज को बचाते हैं, सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहे। ये बात बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। विद दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू गिव माइक टू ऑर्गेनाइजर्स। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी दिया, जिससे हमारे जो हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, जो दिव्यांगजन जुड़े हुए हैं, सबको
अच्छी जानकारी मिलेगी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे नेक्स्ट चीफ स्पीकर हैं डॉक्टर साजिया मैडम, मैम मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला है हमारे लिए। तो मैम आपको माइक आपको हैंड ओवर करता हूं। मैम डॉक्टर साजिया मैम प्लीज कंटिन्यू। Good morning everybody. I am really thankful to CRC people for calling me for this talk. मेरी नजर में CRC की बहुत रिस्पेक्ट है और मैं रियली उनके वर्क और डेडिकेशन को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। CRC के लोग समाज के उस कुंबे की हेल्प में लगे रहते हैं जिनकी शायद कोई और इस तरह मदद नहीं कर सके। I really appreciate the work and dedication of CRC people for this continuous attempts towards upliftment and empowerment of differently abled people. मैं तहे दिल से CRC के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच कोविड-19 के माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के बचत और मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातचीत करने का मौका दिया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलाव की भयावह स्थिति है। हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है। यानी हमें समझदारी और हिम्मत से काम लेना है। पहले तो हमें कोविड से बचना है और अगर हो ही जाए तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। आइए बचाव के कुछ प्रमुख तरीकों की बात करें। बचाव से पहले हमें जानना जरूरी है कि ये फैलता कैसे है। पहला है एयरबॉर्न, यानी कि खांसने या से ये कई घंटे तक ड्रॉपलेट्स की शक्ल में हवा में रहता है। अगर कोई मरीज खांस देता है तो ये ड्रॉपलेट की शक्ल में कई घंटों तक हवा में रहता है और नाक या मुंह द्वारा किसी भी व्यक्ति को इससे कोविड किसी और व्यक्ति के शरीर में कोविड प्रवेश कर सकता है। और दूसरा तरीका है हाथ से भी फैल सकता है। यह वायरस हमारे शरीर की त्वचा, कपड़े या अन्य विभिन्न प्रकार के सामानों पर 1 से 7 दिन तक जिंदा रह सकता है एवं हमें इन्फेक्ट कर सकता है। बचाव से पहले हमें 2 बातें अच्छी तरह से याद रखनी है कि वायरस कहीं भी हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है एवं कोई भी व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं कोविड से ग्रसित हो सकता है आज के दौर में। इसके अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना है कि हम इस वायरस से संक्रमित अपने नाक, मुंह एवं रेयरली आंखों द्वारा हो सकते हैं। कोविड संक्रमित से कैसे बचें? अब हमें बचाव के तरीके देखते हैं। नाक और मुंह को ढक कर रखें। चूंकि वायरस बहुत छोटा होता है, इन सिंपल कपड़े जैसे कि दुपट्टा या गमछे से मुंह ढक कर नहीं रोका जा सकता। ये इनके छेदों से आसानी से आर पार जा सकता है। मास्क ही इसके लिए उचित उपाय है। मास्क भी कई प्रकार के होते हैं। मास्क चुनने को अपने चेहरे के आकार के हिसाब से चुनना चाहिए तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मास्क आपके चेहरे पर प्रॉपरली फिट हो। कोविड से बचाव के लिए ट्रिपल लेयर प्रॉपरली फिटेड मास्क जनरल पब्लिक के लिए सबसे बेहतर है। हाथ धुलना, हमें हर घंटे 2 घंटे पर अपने हाथ को साबुन से धुलते रहना चाहिए। धुलने में उंगलियों के बीच के स्थान एवं हर उंगली को ठीक से धोना आवश्यक है। सैनिटाइजर, अगर आपके पास साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज है भीड़ वाली जगहों से बचना चाहिए क्योंकि वहां इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। बंद जगह जैसे कि मॉल, सिनेमा घर, एसी बंद दुकानों में नहीं जाना चाहिए। जहां तक हो सके खुली दुकानों से सामान खरीदना चाहिए और किसी भी दुकान में 10 मिनट से ज्यादा ना रुकें। ये कुछ तरीके थे जिससे कि हम कोविड से बच सकते हैं, कोविड संक्रमण से बच सकते हैं इस सेकेंड वेव के दौरान। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।
आपके द्वारा दी गई जानकारी से निश्चित ही हमारे साथ जो जुड़े हुए प्रतिभागी हैं सबको बहुत लाभ होगा इससे, क्योंकि आपने जो बचाव के तरीके बताए, उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके तरीके बताए, इस सबसे हमारे प्रतिभागियों को निश्चित तौर पे ही वो लाभान्वित होंगे। और इस आपदा के समय में इससे बचाव ही सबसे, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे प्रतिभागी जरूर ध्यान रखेंगे और हम आशा करते हैं कि सभी सुरक्षित और सकुशल रहे। ये अब प्रोग्राम के आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम की कड़ी को हम ले चलते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे मेडिकल मैनेजमेंट, सर ने बताया मेडिकल मैनेजमेंट, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैम ने बताया कि कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किन किन चीजों से हम उसका बचाव कर सकते हैं, उसका कैसे यूज करना है। अब अगर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो जो पेशेंट है उसके ऊपर या उसके जो केयर टेकर है उनके ऊपर, क्या साइको सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसमें लोग डर से ज्यादा, डरने की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और वो ज्यादा जल्दी ठीक ना होके वो उनकी रिकवरी और डिले होती है या नहीं होती है। तो इस समय इसके दौर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है कि साइको सोशल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि हर बीमारी का इलाज हमारे माइंड से होता है। माइंड में ही सारे हमारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, चाहे वो जिस तरह के हों, माइंड ही डेवलप करता है, बॉडी हो, चाहे इम्यून सिस्टम हो, चाहे किसी चीज से लड़ने की क्षमता हो। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सीआरसी गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है। सर आप माइक हैंड ओवर करें प्लीज। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आवाज मिल रही सर? यस सर, यस सर। ओके, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अजहर अली खान सर को कि आपने अपने इस एक तरीके से बहुत ही ज्ञानवर्धक उद्बोधन के जरिए हमारे साथ जुड़े रहे सारे प्रतिभागियों को, दिव्यांगजनों को और यह प्रोफेशनल को कोविड-19 के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा साजिया खान मैम को कि आपने भी एक तरीके से कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में और सीआरसी द्वारा किए जा रहे कार्यों का जो एक इस प्लेटफॉर्म पे आपने अप्रिशिएशन किया है, उसके लिए पूरा सीआरसी परिवार आपको धन्यवाद देता है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं कि एक तरीके से कोविड-19 नॉन सीवियर केसेस में या अन्य जो मॉडरेट या माइल्ड लेवल के केसेस हैं या सीवियर लेवल के केसेस हैं, उनमें साइको सोशल एस्पेक्ट से अगर हम बातचीत करें तो इस कोविड-19 का प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को मैं बताना चाहूँगा कि कोविड-19 का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और चिंता का भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से पैदा हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर के साए में जीवन को जीना शुरू करते हैं। एक तरीके से उनको एक फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हो जाती हैं कि अगर मुझे हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे हो गया, सपोज दैट अगर कोविड का एक तरीके से मैं बचाव नहीं कर पाया, मेरा जीवन समाप्त हो गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। बहुत सारी तमाम सारी इस तरीके की मनोसामाजिक समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और बहुत जेन्युइन सी बात है कि एक तरीके से इतनी जो भयावहता दिख रही है देश में, राज्य में, आसपास के क्षेत्रों में, कहीं न कहीं चिंता और डर का होना बहुत स्वाभाविक है। और साथ ही साथ इस प्रकार के जो मरीज होते हैं जिनको कोविड पॉजिटिव का एक तरीके से रिपोर्ट आ गया है या उनको डर है कि मुझे कोविड है, तो एक तरीके से वो जो सामाजिक समर्थन उनको मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से उनके अभिभावकों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे अन्य पहलुओं पर बातचीत करना चाहें, देखना चाहें, तो ऐसा जो व्यक्ति जो एक तरीके से कोविड पॉजिटिव है वो कहीं न कहीं इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है, संवेगात्मक या भावनात्मक रूप से वो बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर कर लेता है और एक तरीके से उसमें कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर भी, एक तरीके से वायलेंट बिहेवियर भी वहाँ पे इंक्रीज होने की संभावना रहती है, जो घर परिवार पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ वो जो व्यक्ति होता है वो जल्दी जल्दी इरिटेबिलिटी या एंगर जैसी जो एक तरीके से क्रोधित व्यवहार है उसको शो करने की दिशा में आगे बढ़ जाता है और परिवार के साथ वो अच्छे से उस समय कोप अप नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ अगर देखें आप इसमें अगर अन्य साइको सोशल एस्पेक्ट की बात करें कि एक तरीके से कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जो एक तरीके से ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो वो जब जैसे ही वो रिपोर्ट देखता है, सुनता है, समझता है,
तो वो अपने आप को सोशली आइसोलेट करने की दिशा में आगे बढ़ जाता है और पृथकवास में रहता है, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से उसमें एक तरीके से नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। एक तरीके से वो निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाता है। उसकी जो दैनिक दिनचर्या की गतिविधियां पूर्व में रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कमी आने लग जाती है और वो दिन रात सिर्फ नकारात्मक चिंतन की तरफ बढ़ जाता है और नकारात्मक इमोशंस शो करने लग जाता है। साथ ही साथ उसके एक तरीके से सेल्फ स्टीम में कमी आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो एक तरीके से अपने आप को इनकॉम्पिटेंट महसूस करने लग जाता है या वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकता है। साथ ही साथ उसको एक तरीके से उस माहौल में, उस घर परिवार में जहाँ पे वो रह रहा है, उसकी व्यवहारात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या समायोजन संबंधी उसको विकार हो सकता है, मन में डर पैदा हो सकता है। साथ ही साथ अन्य लोगों पे जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उस पर वो शायद ध्यान नहीं दे पाता है या अपने आप को बिल्कुल लोगों से कटा छटा हुआ रखता है या एक तरीके से उसको ये एहसास होता है कि लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर इस प्रकार के अगर साइकोसोशल एस्पेक्ट या साइकोसोशल इम्पैक्ट उस व्यक्ति पर गिर रहा है जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, तो वो इसको किस तरीके से सही कर सकता है, इसके प्रबंधन कैसे वो कर सकता है, उसके बारे में हम आप सभी के साथ चर्चा करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां वो व्यक्ति करे या कोविड पॉजिटिव व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में इन सब सारी गतिविधियों को शामिल करे तो काफी हद तक वो जो मनोसामाजिक समस्याएं उसके साथ बनी हुई हैं उसको दूर कर सकता है। तो सबसे पहला चीज है कि जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है जो एक तरीके से आइसोलेशन में है और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तो उसको वहाँ पे सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सही और संतुलित जीवन शैली को वहाँ पे अपनाना चाहिए। एक कोविड-19 का अपना प्रोटोकॉल है, जो भी चिकित्सक हैं, जो भी कोविड-19 वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो लोग उस कोविड-19 प्रोटोकॉल को प्रत्येक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति तक उपलब्ध कराते हैं और बतलाते हैं कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को या अपने एक तरीके से अगले 14 दिन 21 दिन के समय को किस तरीके से व्यतीत करना है। तो उन चीजों का सही और संतुलित तरीके से अपनी जीवन शैली को अपनाना है, वहाँ पे एक बैलेंस बना करके रखना है। साथ ही साथ जब भी आप सोशल आइसोलेशन में रहें, जब भी आप इस प्रकार की एक पृथकवास में रहें, उस समय आप बिल्कुल अपने टाइम का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करें। अपनी जो आपकी सारी प्रायोरिटीज हैं जो आप वहाँ अकेले बैठे बैठे कर सकते हैं, उन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की दिशा में आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब सोशली आइसोलेशन में हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपको नींद लेना चाहिए, सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए और भी एक तरीके से नियमित रूप से आपको योग करना है, ध्यान करना है और व्यायाम करना है। ये योगा, ध्यान और व्यायाम कहीं न कहीं आपको एक तरीके से आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम करती है और अगर आप इस तरीके से नियमित रूप से इन सब सारी चीज़ों को अपने जीवन में एक तरीके से क्रियान्वित करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। साथ ही साथ जब भी आप इस तरीके की एक तरीके से सोशल आइसोलेशन वाली स्थिति में हो तो वहाँ पे आपके लिए जो भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है वो संतुलित होना चाहिए और एक तरीके से स्वस्थ आहार के रूप में होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट के रूप में आप भोजन को स्वीकार करें और समय समय पे इसको लेते रहें। साथ ही साथ जब आप अकेले रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से टाइम का मैनेजमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ पे आप अच्छी पुस्तकों का एक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, लंबे समय तक अपने आप को शांत रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं और एक तरीके से जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको एक तरीके से आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सकारात्मक सोच को और बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। एक दूसरे की निजता का आप सम्मान कर सकते हैं, आई मीन की रिस्पेक्ट अदर्स, प्राइवेसी और अन्य सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप इस स्थिति में हो, सोशल आइसोलेशन में हैं, तो उस बीच आप अपने पारिवारिक मित्रों और शुभचिंतकों के संपर्क में सोशल मीडिया के जरिए, वर्चुअल मीट के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए या फोन या चिट चैट के जरिए आप उन लोगों के साथ संपर्क में बने रह सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर स्थिति का आभास हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल आपको वहाँ पे ध्यान देना है और कोशिश करिए कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक तरीके से हंसना और मुस्कुराना आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ
एक दूसरे को दोष देने की दिशा में आपको नहीं ऐसा कोई भी कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये भी बतला दें कि इस समय जो कोविड-19 से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो एक तरीके से न्यूज एजेंसियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो समाचार चैनल हैं, वो कहीं न कहीं एक तरीके से साइकोलॉजिकली लोगों पर प्रेशर डालने का काम करते हैं, एक तरीके से दबाव बनाने का काम करते हैं, व्यक्ति नकारात्मक चिंतन की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि कोविड-19 से संबंधित जो भी जानकारी का संदर्भ आप ग्रहण कर रहे हैं या उस इंफॉर्मेशन या सूचना को आप एकत्रित कर रहे हैं, ऐसी दशा में आप विश्वसनीय जो आपके स्रोत हैं, विश्वसनीय जो एक तरीके से माध्यम है, उनका आपको इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट को आपको विजिट करना है या राज्य द्वारा निर्धारित जो वेबसाइट है उसको आपको देखना है। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें तो WHO की वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोविड-19 से संबंधित एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो सके और जिसकी मदद से आपका जो जोखिम है, आपका जो एक तरीके से घर का जो माहौल है, आप उसको कम करने में उसकी मदद कर सकें, जिससे कि आपको मानसिक सुकून मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि कई बार ये होता है कि व्यक्ति जब तनाव में होता है तो अपनी भावनाओं पर एक तरीके से नियंत्रण पाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के व्यसनों की तरफ बढ़ जाता है, जिसमें वो शराब का सेवन करना शुरू कर देता है, जिसमें वो नशीली दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देता है या धूम्रपान करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीजें कोविड-19 वाली स्थिति में आपको करने से परहेज करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से जो सीवियरिटी लेवल है कोविड-19 का उसको बढ़ा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कई बार आजकल लोग सिर्फ न्यूज चैनल को ही लगातार जो है देखने की दिशा में काम कर रहे हैं, न्यूज चैनल को ही लगातार देख रहे हैं, कहाँ पे कितने केसेस आए, कितने केसेस वहाँ पे जो है कैजुअलिटीज हो गए, कितने ऐसे कैजुअलिटीज हो गई जिसकी वजह से। तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से मानसिक चिंतन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। अपने आप को एक तरीके से घर में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें उपलब्ध हैं, उनके साथ आपको बिल्कुल क्रिएटिविटी लाने की आवश्यकता है। इंडोर गेम के साथ आपको बिल्कुल अपने टाइम पास करने की आवश्यकता है, अच्छा भोजन करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये कोविड-19 का जो माहौल वर्तमान समय में बना हुआ है, ये पिछले साल लगभग मार्च से लगातार अब तक पूरा भारत देश झेल रहा है, इससे पीड़ित है। तो पिछले वर्ष के लॉकडाउन के दौरान जो भी कुछ ऐसे आपने स्किल्स को जो अप्लाई किया हुआ था, उन स्किल्स को दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो एक तरीके से जो ऐसी प्रतिकूलताएं हैं, ऐसे जो आपके अनुभव लग रहे हैं कि नहीं इसे हम पार नहीं पा सकते हैं, हो सकता है कि उन रचनात्मक कौशलों की मदद से आपको वहां पे प्रबंधन करने में मदद मिले। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसी गतिविधि हैं जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी हमारी जो गतिविधियां थी कि घर में बैठे बैठे अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो मनोसामाजिक एक तरीके से नकारात्मक चिंतन है वो सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा। आप खुद की मदद कर पाएंगे, परिवार की मदद कर पाएंगे और देश की मदद कर पाएंगे। और कोविड-19 से लड़ने में हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके इस तरीके से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आसानी से इसको हरा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास एवं पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC गोरखपुर भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत काम करता है। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पिछले वर्ष माननीय मंत्री डॉक्टर थावर चंद गहलोत जी के जरिए एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का उद्घाटन किया गया था, जिसका नंबर हम आपको बताना चाहेंगे। आपात स्थिति में जब आपका मन बिल्कुल चिंतित हो, जब आप बिल्कुल परेशान महसूस कर रहे हो, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप किसी से अपनी बात को कह करके अपने मन का बोझ हल्का कर सकें, अपनी समस्या के संभावित निदान प्राप्त कर सकें, तो वैसी परिस्थिति में 24/7 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन जिस भी भाषा में आप बात करना चाहते हो, जिस भी क्षेत्रीय भाषा में आप बात करना चाहते हो, इस हेल्पलाइन का प्रयोग आप करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ पुनर्वास अधिकारी CRC गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, वो इस हेल्पलाइन का नंबर चैट बॉक्स में अवश्य टेक्स्ट कर दें। हाल फिलहाल मैं यहाँ से अपनी एक तरीके से इस सेशन में बतलाने की भी दिशा में का काम करूंगा कि मैं आप सभी को उस हेल्पलाइन का नंबर भी बता दूं। इसका प्रयोग आप सभी को बृहद स्तर पर करना है। कोविड-19 से संबंधित एक विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आप देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, आपका परिवार झेल रहा है, आप स्वयं झेल रहे हैं,
तो आप इस हेल्पलाइन पे आइए, बात करिए। टोटल पूरे भारत में लगभग 666 मनोवैज्ञानिक वॉलंटरी रूप से, स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। लगभग उतने ही डॉक्टर जो मनोरोग चिकित्सक हैं वो ऑन कॉल आपको उस पर उपलब्ध रहेंगे, आप कभी भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ 24x7 81 हमारे जो क्वालिफाइड काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस हेल्पलाइन पर आपको उपलब्ध हैं। तो आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। नंबर आप सब नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नंबर टोल फ्री है, आप कहीं से भी आप इसको उठा सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य का रखरखाव करने के लिए आपके द्वारा की गई बातचीत को एक तरीके से जो सेंटर है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो आपकी बातचीत को किसी के साथ साझा नहीं करती है। आपकी गोपनीयता का पूरा इसमें ख्याल रखा जाता है, आपकी समस्या का पूरा इसमें ख्याल रखा जाता है। तो नंबर है 180059900019। इस नंबर को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 180059900019। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर काल भी है, क्वेश्चन आंसर भी रिसोर्स पर्सन के साथ करना है। तो मैं सेशन को समर्पित करता हूं श्री विजय गुप्ता सर को कि आप आएं और सेशन को आगे की तरफ बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने बहुत ही सटीक शब्दों में, कम शब्दों में पूरी जानकारी दी है, जिससे कि हमारे जो प्रतिभागी हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, उनको इससे इस समस्याओं से लड़ने में, फेस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी ये सारी चीजें। और अब मैं सेशन को आगे ले चलता हूँ। मैं इस लेक्चर में मैं खुद ही आपको क्या थेरेपेटिक इंटरवेंशंस हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं, चाहे वो प्री हो या होने के बाद के कंडीशन में, क्या सावधानियां रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो कोविड-19 है ये हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है और भी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, वो किसी को भी कर सकता है, बट मेनली जो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, लंग्स की कैपेसिटी को इफेक्ट कर रहा है, उसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं, कैसे किस रेंज तक, कहाँ तक, कौन सी एक्टिविटीज करके उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज की डेट में जैसा हम लोग देख भी रहे हैं, करंट सिनेरियो में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, उस हिसाब से सप्लाई उस रेशियो में नहीं हो पा रही। तो हमें जो वेंटिलेशन की जगह जो वेंटिलेटर है, उसके बजाय अगर हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को यूज करें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैकेनिकल फाइनली आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन ही काम आता है। जो आपकी बॉडी की लंग्स की कैपेसिटी है, जो आपकी लंग्स की क्षमता है, जो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, चाहे वो डायफ्राम मसल्स हो या इंटरकोस्टल मसल्स हो या सपोर्टिंग मसल जैसे ट्राइपेजियस या सिरेटस इंटीरियर, जो भी मसल्स है सपोर्टिंग मसल, यही वर्क करती हैं आपके लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और आपके ऑक्सीजन के सैचुरेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, माइल्ड केसेस में, मॉडरेट केसेस में या सीवियर केसेस में। तो हम सीवियर केसेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सीवियर केसेस में तो पैसिवली जो थेरेपिस्ट है वही देंगे उसके, लेकिन हम चर्चा अगर समय रहा तो करूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, एक जो टॉपिक है प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर। अगर प्रोनिंग एक कंडीशन होती है, प्रोनिंग का हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पेट के बल लेटना प्रोनिंग कंडीशन है, जिसमें हम पेट के बल लेटते हैं। तो प्रोन मीन्स होता है पेट के बल लेटना। तो प्रोनिंग कंडीशन ने बहुत सारे रिसर्चर्स सोच कर दिखाया है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने, कि प्रोनिंग कंडीशन में हमें लेटने से हमें 5 to 10% तक हमारा ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल बढ़ता है। बट उसको कैसे करना डिस्कस करता हूं। तो प्रोनिंग का जो है एक प्रोसेस, प्रोनिंग कुछ नहीं है, प्रोनिंग जस्ट लाइंग ऑन द बेड विथ फेस टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स। फेस आपका डाउनवर्ड्स हो, आपको सीधा लेट जाना है। तो प्रोनिंग पोजीशन ये मेडिकली एक्सेप्टेड पोजीशन है और ये कई रिसर्च में शो हुआ कि इससे हमारा जो ब्रीदिंग है वो इंप्रूव करता है। और कोविड-19 पेशेंट में जो है उसमें भी ये उनके ब्रीदिंग कंफर्ट को बढ़ाता है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो चाहे वो होम आइसोलेशन हो या माइल्ड या मॉडरेट केसेज हो, तो उन केसेज में बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है, अगर हम बात करें इसके वर्क करने की, तो अगर हम सिंपल देखें तो अगर हम सीधा लेटते हैं तो हमारा हार्ट है, जो कि हार्ट कहीं ना कहीं ऊपर आ जाता है, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचता है, पीछे के साइड पे कंप्रेस पड़ता है। तो एक कारण ये भी है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा लीवर भी, जब हम सुपाइन
पीठ के बल लेटते हैं, वो भी थोड़ा सा कंप्रेस करता है हमारे लंग्स को, तो जो लंग्स का पूरा फैलाव है वो नहीं हो पाता है। तो मैकेनिकली अगर हम देखें तो ग्रेविटी इन दोनों ऑर्गन्स को, चाहे हार्ट हो चाहे लीवर हो, इनको अपनी तरफ खींचता है, जिससे हमारा लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और 100% हमारा जो आउटपुट लंग्स का है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि जब कोई चीज प्रेस होती है तो वहां पे एयर फुलफिल नहीं हो पाती है। तो एक तो रीजन ये है मैकेनिकल, इसका एडवांटेज है। तो हम लोग देखते हैं कि माइल्ड केसेज में ये हमारे SpO2 लेवल को बढ़ा देता है। अगर मॉडरेट केसेज में बात करें तो आउटकम्स अच्छे आते हैं, और अगर सीवियर केसेज में बात करें तो उसमें भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो हमें प्रोनिंग पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये हमारे जो लंग्स के यूनिट्स हैं, एल्वियोलर यूनिट्स हैं, जो एल्वियोलाई हैं, उनमें जो पासेज ऑफ द एयर वे है उसको इजी कर देता है, क्योंकि जो कंप्रेशन हो रहा था ग्रेविटी के कारण, हार्ट के कारण या इसके कारण, आपके लीवर के कारण, वो उसको मिनिमाइज कर देता है। और अगर ब्रीदिंग आपके 94 के नीचे है तो 90-94 के बीच में है, 90 से लेकर 94 के बीच में, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। इवन 94 और 97 जब माइल्ड है तब ये ज्यादा बेनिफिशियल और भी बेनिफिशियल है। हमें इसमें करना क्या है, इसकी पूरी एक साइकिल होती है, कैसे करना है मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को। आपको अगर इसको लेटने की बात करें तो आपको 4 से 5 पिलो ले लेने हैं। 1 पिलो आपको अपने गर्दन के नीचे रखने हैं, 2 पिलो आपको अपने थाई के नीचे, थोड़ा सा एब्डोमेन के नीचे, थाई के नीचे रखना है, थाई प्लस एब्डोमेन के नीचे, और 1 पिलो आप कंफर्ट के हिसाब से पैर के पास रख सकते हैं, ऐसा लेट सकते हैं। तो इस पोजीशन पे आपको लेटना है और इस पोजीशन को हर हाफ एन आवर के बाद चेंज करना है। हाफ एन आवर के बाद, जैसे आप आधे घंटे तक इस पोजीशन में लेते हैं, पेट के बल लेते हैं, गर्दन के नीचे पिलो, दोनों हाथ कंफर्टली साइड बगल में होंगे, थाई के और पेट के नीचे हल्का सा दो पिलो लगाएंगे, 1 पिलो पैर के नीचे। जब इस पोजीशन में आप लेट जाएंगे आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आपको अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर भी करते रहना है कि क्या आपका बढ़ा ऑक्सीजन लेवल। डेफिनेटली कुछ न कुछ बढ़ेगा ऑक्सीजन लेवल, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको फिर एक साइड हो जाने हैं, राइट साइड लेट जाने हैं, राइट साइड भी आधे घंटे लेटने हैं। राइट साइड आधे घंटे लेटने के बाद फिर आपको लेफ्ट साइड के लिए आधे घंटे लेटने हैं। आधे घंटे से 2 घंटे तक आप एक पोजीशन में लेट सकते हैं। तो राइट लेफ्ट, देन आपको बैठना है। बैठने के कंडीशन में आपको 30 से 60 डिग्री, जैसे होता है कि पीछे 2-3 पिलो लगा लिया, इंक्लाइनेशन करना है करीब 30 to 60 डिग्री का। इस पोजीशन को अगर हम बात करें तो सेमी फॉलोअर्स पोजीशन भी बोलते हैं इसमें, तो जिसमें हम बैठते हैं बट हमारा थोड़ा सा एलिवेट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में जब पेशेंट रिकवर करता है तो ठीक होता है तो उसके पीछे के सिरहाने को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है जो सपोर्ट करता है। तो इस पोजीशन में भी बैठना है। तो ये 4 पोजीशन को आपको एडॉप्ट करना है हाफ एन आवर का लिए, आधे घंटे के लिए, और फिर दूसरे पोजीशन में जाना है। तो आधे घंटे से 2 घंटे तक एक पोजीशन से जो है वो चेंज करते रहना है। ठीक है, तो एक तो हमें ये रखना है। पोजिशनिंग की बात हमने कर दी। पिलो, 1 पिलो हमें आगे लगाना है गर्दन के नीचे एज कंफर्ट, 2 पिलो हमें थाई के नीचे, 1 पिलो लेग के नीचे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइज की जो कि हम यूज कर सकते हैं अगर माइल्ड केसेज है उसमें, या इवन पोस्ट कोविड हो गया उसके बाद। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। एक हमें डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जो होता है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करना होता है, क्योंकि जो डायफ्राम मसल्स हमारी होती है जो थोरैक्स और एब्डोमेन के ऊपर होती है, उसका काम है रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे जाती है, जब नीचे डिसेंड करती है तो हमारे एयर भर जाती है, एयर भर जाती है और हम अच्छी ब्रीदिंग कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो मैंने पोजीशन बताई सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, इस पोजीशन में अगर हम बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस नाक से ले, तो हमें जब हमारा पेट ऊपर आ रहा है दैट मीन्स हम सही ब्रीदिंग कर रहे हैं। हमारे पेट को फूलना है, सांस लेते समय हमारा पेट को फूलना है। पेट तभी फूलेगा जब डायफ्राम नीचे जाएगा और उसमें एयर लंग्स में भरेंगे। तो जब आपका वो फूलेगा, पेट फूलेगा, और उसके बाद फिर आपको सांस मुंह से आप छोड़ सकते हैं, तो फिर आपको पेट अंदर चला जाएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा डायफ्राम। तो इस तरह की एक्सरसाइज हमें एक डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जो है ये करना है। दूसरा हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें हमें अपने नाक से सांस अंदर लेना होता है और मुंह से सांस बाहर निकालना होता है। लेकिन मुंह से सांस निकालते समय हमें इतनी थोड़ा तेजी से सांस निकालना होता है जैसे हम किसी कैंडल को फूंक रहे हों, किसी कैंडल को फूंक मार के बुझाने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे लंबी गहरी सांस दोनों नाक से लेना है और मुंह से जैसे फूंकते हैं कैंडल को बुझाते हैं वैसे
फूकना है। तो हमें एक ये एक्सरसाइज करनी है, इसको बोलते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। या हम कैंडल को रख के कैंडल को भी फूक सकते हैं, या बैलून को लेके बैलून को भी फूक सकते हैं। तीसरा एक एक्सरसाइज है चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज। इसमें हम चेस्ट के एक्सपेंशन के लिए अगर हम बात करें तो एक साइड का चेस्ट जहां हमें जिस एरिया में हमें चाहिए कि हमें एयर ज्यादा जाए, तो उसके अपोजिट साइड का हमें थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं। तो जब वहां पे जगह नहीं पाया जाएगा तो एयर वहीं जाएगी जहां उससे स्पेस मिलेगा। तो हम उस एरिया को हमें किसी टॉवल से या चुन्नी से हम उसे थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे, थोरेक्स के उस एरिया को, चाहे वो लेटरल हो, इंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, तो जो दूसरा खाली स्पेस मिलेगा वहां पे एयर पास करेगी। तो ये चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज होगी। ये हमारे सभी प्रतिभागियों को करना है। साथ में अगर हम एक जनरल एक्सरसाइज की बात करें जो सपोर्टिंग मसल्स है, उसके एक्सरसाइज के लिए तो दोनों हाथों को चाहे सामने से ऊपर ले जाना है और लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ते हुए नीचे लाना है। दोनों हाथों को उसी तरह बगल से भी उठाना है और लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ते हुए नीचे लाना है। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जो करके हम इस कोरोना के समय में लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये बेसिक्स एक्सरसाइज बताए हैं और प्रोनिंग पोजीशन के बारे में चर्चा किया है। थोड़ा सा समय कम है और इसलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आएंगे। हम अपने सीआरसी के स्टाफ राजेश कुमार सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर अगर प्रतिभागियों के कुछ क्वेश्चन है तो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, मैम जुड़े हुए हैं, एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सर आप उसको क्वेश्चन को लेने की कृपा करें। राजेश सर। थैंक यू सर। सिर्फ एक सवाल लेना चाहूँगा। वैसे मोस्ट ऑफ द जो सवाल चैट बॉक्स में आए थे डॉक्टर साजिया खान मैम ने उनको मैसेज के जरिए मुझे लगता है कि रिप्लाई कर दिया है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो वास्तव में लेने योग्य है और हमारे किसी पार्टिसिपेंट्स ने लिखा है, सुप्रिया राय नाम के। इन्होंने मैं साजिया खान मैम से अनुरोध करूंगा, मैम आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी बताएं। ओके सर, सवाल ये है सर कि उन्होंने लिखा है कि सर मैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पेशेंट हूं और इसका सिम्टम्स भी बिल्कुल सेम कोरोना की तरह है, इसमें मैं क्या सेफ्टी कर सकती हूं? मतलब वो एक मल्टी ड्रग लेती हैं, टीबी पेशेंट हैं और उसका भी जो सिम्टम है कोरोना जैसा ही है सर, तो उसमें वो क्या कर सकती हैं, क्या सेफ्टी, क्या क्या इस्तेमाल कर सकती हैं सर? एमडीआर टीबी का अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब तक अगर 1-2 महीना बीत चुका है, 1-2 महीना बीत चुका है तो कोई ऐसी परेशानी की चीज नहीं है जी। और ये आपको कोरोना के सिम्टम्स आते हैं तो कोरोना की जांच आरटी-पीसीआर, 3-4 तरह के जांचें होती हैं, जैसे एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर, ये आप करा के देख सकते हैं, सीटी थोरैक्स करा के देख सकते हैं कि कोरोना है कि नहीं है जी। सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त ये आ चुकी है कि आरटी-पीसीआर या एंटीजन टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो राउंड अबाउट 30 to 50% पेशेंट्स में ये निगेटिव आ जाता है, फॉल्स निगेटिव। मतलब इवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना ये आपका निगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में जहां हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वी गो फॉर सीटी थोरैक्स और सीटी स्कोर बहुत क्लियर कट आपको बता देता है कि कोरोना है कि नहीं है जी। तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है उसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, कोरोना की बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि एमडीआर टीबी के केस हैं आप तो आपको कोरोना से कुछ बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा या कुछ होगा। जनरल और बेसिक ट्रीटमेंट दोनों में कॉमन ही रहेगा, कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज नहीं किया जाएगा। जी सर, एक सवाल और छोटा सा लेना चाहूंगा सर कि एक हमारे प्रतिभागी हैं संदीप सिंह, इन्होंने लिखा है कि किसी को टेस्ट स्मेल नहीं आ रहा है, मतलब किसी को उनके घर में कोई एक ऐसा सदस्य है जिसको टेस्ट स्मेल नहीं आ रहा है पिछले 13 दिनों से, पर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इस केस में उनको क्या करना चाहिए सर? अब चूंकि 13 दिन बीत चुका है तो हमारे भी करने के लिए कुछ बचता नहीं है डॉक्टर्स को। जी सर। और लकली ही वाज एसिम्प्टोमेटिक केस जिसमें कि टेस्ट और स्मेल चला गया। अब कुछ भी नहीं करना और आराम से सिर्फ प्रिवेंशन ही करते रहें। बहुत अगर मन कर रहा है तो कुछ विटामिन लाइक जिंक और विटामिन सी वगैरह ले लें, लेकिन अब कोई खतरे की बात नहीं है। 13 दिन हो चुका, ये अपने आप आपको 3 से 6 हफ्तों में वापस आ जाएगा। श्योर सर, थैंक यू सर, आप इस प्रकार के सवालों का जवाब हमारे प्रतिभागियों तक उपलब्ध कराने के लिए। सर, कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं श्री विजय गुप्ता। ऐड ऑन करना चाहूंगा
जनरल पब्लिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने जूतों को इतना पॉलिश करते हैं, अपने जूतों को देखते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं, सारी चीजों को हम देखते हैं। अब हमें ऐसा नहीं है कि ये कोरोना का जो पीक आया है, सेकंड पीक है, थर्ड पीक है, या जो भी आगे आएगा या नहीं आएगा, वो तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम तीसरी पीक लाएं कि ना लाएं। अगर हम वैक्सीनेशन प्रॉपरली कराएंगे, प्रिवेंशन लेते रहेंगे, तो हमारी तीसरी पीक नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बाहर घूमते रहे तो, या कोई प्रिवेंशन नहीं लिया, वैक्सीनेशन से भागते रहे, व्हाट्सएप की मैसेजेस पे यकीन करते रहे, तो तीसरा पीक इज बाउंड टू कम एंड परहैप्स मे बी मोर लीथल देन दिस वन। धन्यवाद सर आपकी इस तो मैं जो कहना चाहता था, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम अपने कपड़ों के लिए इतना ध्यान देते हैं, हम अपने मास्क को अपना फैशन बना ले जी, क्योंकि कोरोना आज है, कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये आया है और ये रहेगा, और ये हमारे बीच हमेशा रहेगा। माइल्ड होके रहेगा, इसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, जुकाम की तरह हो जाएगा, लेकिन ये परसिस्ट करेगा, थ्रो आउट करेगा। अब हमें मास्क को अपना फैशन बना लेना चाहिए, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मास्क, अगर आप कहीं जा रहे हैं, तेज चले, सांस फूल ली, अकेले चलना है, मास्क हटा लिया थोड़ी देर के लिए, फिर पहन लिया वापस, इस तरह की गुड हैबिट्स हमें पालनी पड़ेंगी। और मास्क इज अपमोस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक सिंपल सी चीज समझ लें मास्क के बारे में, तो जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने मास्क पहना हुआ है, तो आपको 70% खतरा है कि आपको, अगर उसे कोविड है तो आपको हो जाएगा 60 to 70%, लेकिन 30 to 40% चांसेस है कि आप बच जाएंगे जी। अगर आपने मास्क पहना है और सामने कोविड मरीज है, उसने मास्क नहीं पहना है, तो भी आप 60% बच जाएंगे। और अगर दोनों पहने हैं तो मान के चलिए कि 95% आप बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रहे, और दोनों ने मास्क पहना है, तो 99% ये मान के चलिए कि आपको कोविड नहीं होगा जी। तो फॉर योरसेल्फ, फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स, आपको मास्क हर हालत में पहनना है, और इसे हमें अपना फैशन बनाना है। इससे लड़ना नहीं है, ना ही पुलिस के डर से पहनना है, ना ही किसी बीमारी के डर से पहनना है, बल्कि इसको अगर हम अपना फैशन बना के चलेंगे तो हम सभी बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बचत होती है, सिर्फ कोरोना से नहीं। मास्क इज ए गुड हैबिट एंड वी मस्ट एक्सेप्ट। Thank you, sir. Thank you so much for this kind information to all my dearest participants who has joined with us. So now I will call to the dais Mr. Bijay Gupta. Please come and give the vote of thanks to all speakers and participants. थैंक यू सर, थैंक यू। आज के प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय संस्थान NIPVD के डायरेक्टर एवं CRC गोरखपुर के भी फॉर्मल डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जिनके मार्गदर्शन में, जिन्होंने हम लोगों को गाइड किया है कि कैसे ही कोविड के जो केसेज हैं, कोविड माइल्ड मॉडरेट या कोविड के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को वेबिनार करने हैं, तो उनके दिशा निर्देश के तहत ही हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहता है। साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आज के हमारे की नोट स्पीकर डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर का, जो कि CRC गोरखपुर के डायरेक्टर हैं और पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं CRC लखनऊ के। सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में सर जुड़ते हैं और अपने स्पीकिंग से, अपने आशीर्वाद से, अपने विचारों से हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे स्टेक होल्डर्स को लाभान्वित करते हैं। आज बहुत इमरजेंसी के कारण कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी परेशानियों को फेस कर रहा है इस समय, तो उस वजह से सर आज हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन भी हमें इस प्रोग्राम में मिला है। साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर CRC गोरखपुर के श्री रवि कुमार जी का, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम को करने के लिए हम सभी को इनकरेज करते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर अजहर अली सर का, जो कि अपने इतना, हमें पता है कि वो नोडल ऑफिसर हैं, पूरे पूर्वांचल को उनको देखना है। इस समय मरीजों की लाइन लगी हुई है, इतना भीड़ है, वो उन्हें ही सब कुछ देखना है एज ए, तो फिर भी उन्होंने
इतना कीमती समय दिया और इतना बहुमूल्य समय दिया, तो सर का तहे दिल से पूरा सीआरसी गोरखपुर परिवार, हमारा मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से, अपने राष्ट्रीय निदेशक महोदय की तरफ से आपका सर तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी आपसे हम लोग जुड़ेंगे और इस समाज को जो हम लोग अपने स्तर पे कर सकते हैं उसको करने के लिए आपसे फिर हम जुड़ेंगे। सर तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे धन्यवाद की कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आज के जो हमारे नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन मैम है डॉक्टर साजिया मैम, जिन्होंने सीआरसी की तारीफ की। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सीआरसी की तारीफ की, आपने सीआरसी के कार्यों की सराहना की। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपसे मैंने बात की और आपने हमें अपना कीमती समय दिया और आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी अच्छी जानकारी दी कि कैसे इसका मैनेजमेंट करना है, क्या चीजें हैं। मैम तहे दिल से आपको सीआरसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आज के जो हमारे नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन हैं श्री राजेश कुमार सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सेशन में बहुत अच्छे कैसे साइको सोशल को हम लोग एस्पेक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को काम रख सकते हैं और मेंटल हेल्थ लाइन के बारे में बताया, जो मंत्रालय की एक बहुत फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत जारी हुआ है और उसके बारे में आपने बताया। तो निश्चित ही पार्टिसिपेंट उस पर फोन करेंगे और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो इस कोविड के समय वो उससे लाभान्वित होंगे। साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सीआरसी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का और टेक्निकल स्टाफ का जो कि इस वेबिनार को कंडक्ट कराने में योगदान किया। साथ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनका नाम शायद नहीं ले पा रहा हूँ, राजेश सर ने शुरू में लिया था या और बेहतर ढंग से ले सकते थे, बट बहुत सारे संस्थान एनजीओज जुड़े हुए हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं और आपके द्वारा जो स्टाफ ये जानकारी लेके जाता है वो हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको दूर गांव क्षेत्रों में, कस्बे के क्षेत्रों में उनको पहुंचाता है और वो लाभान्वित होते हैं। तो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, एनजीओ के लोगों को, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को, जो स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं उनको, सभी प्रतिभागियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। सबको मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। सब लोगों से एक निवेदन है, जिन लोगों ने लिंक नहीं भरा होगा लिंक फॉर्म भर के भेज दीजिए। हमारी आप कोई कमियां हैं तो आप उसको कमियों को भी उसमें लिंक में आप कमेंट में लिख सकते हैं और कुछ अच्छाइयां हैं उसको भी लिख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल।